हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, इन दोनों चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको जानेंगे। ये सब क्वेश्चन का एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है उनको भी कवर किया हूँ। अगर आप ये दोनों चैप्टर पढ़ लिए हैं या फिर नहीं भी पढ़े हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इन दोनों चैप्टर का रिविजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर फर्स्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्रीटी ऑफ 1832 दैट रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। किस ट्रीटी के वजह से ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बना? तो जैसा आप लोग जानते ही होंगे कि ग्रीस ओटोमन एम्पायर का पार्ट था और ग्रीस ओटोमन एम्पायर से अलग होकर अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहता था, जिसमें इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन का नाम आता है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और उनकी मौत भी हो गई बुखार के कारण 1824 में। और उसके बाद कई सारे वार्स के बाद ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। तो इसका राइट आंसर है ड्यूक मेटरनिच। ये ऑस्ट्रिया के चांसलर भी थे। ड्यूक मेटरनिच का नाम इस चैप्टर में कई बार आएगा। ये एक कंजर्वेटिव्स थे। इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर बाय डैश। तो इसका राइट आंसर है गुज़िपी मजानी और ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच ने गुज़िपी मजानी को द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर कहा था। गुज़िपी मजानी इटली के रहने वाले थे और उन्होंने नेशनलिस्ट आइडिया फैलाने के लिए बहुत सारे योगदान दिया। इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कस्टम यूनियन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1834 दैट ज्वाइंड द मोस्ट जर्मन स्टेट वाज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है जोल्वेरिन। 1834 के पहले हर एक स्टेट के लिए या हर एक रीजन के लिए उनका अलग करेंसी होता था और ट्रेड करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड बैरियर्स लगते थे। तो 1834 में जोल्वेरिन फॉर्म हुआ, जिसने लगभग 30 करेंसी को 2 करेंसी में बदल दिया और एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रेड करने के बीच जो टैरिफ बैरियर लगता था या जो टैक्स लगता था उसे भी हटा दिया। इससे जर्मन स्टेट्स के बीच एक यूनिटी दिखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज फीमेल एलर्जी नेम्ड एज। फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट ने किस फीमेल एलेगरी को यूज किया था, उनका नाम क्या है? पहले ये जान ले कि एलेगरी क्या होता है। जब किसी पर्सन किसी सिंबल के हेल्प से नेशन को विजुअलाइज कराया जाता है, जैसे हमारे इंडिया में है भारत माता, जिससे हम लोग इंडिया को विजुअलाइज करते हैं। फ्रांस में मैरियने एक एलिगरी थी जिसकी हेल्प से फ्रांस को विजुअलाइज किया जाता था। तो इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द आइडियलिस्टिक ऑफ सोरियस विजन ऑफ सोसाइटी। तो इसके 4 ऑप्शन है, यूटोपियन, डेमोक्रेटिक, एब्सोल्यूटिस्ट एंड कंजर्वेटिव। तो इसका राइट आंसर है यूटोपियन। इस चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टर्म प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट इज ए सिस्टम ऑफ डायरेक्ट वोटिंग बाय विच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। प्लेबिसाइट के हेल्प से किसी रूल या किसी प्रपोजल को पास कराने के लिए जो उस एरिया के लोग थे उनको वोट देना पड़ता था। अगर ज्यादा वोट मिला तो वो प्रपोजल पास होता था, नहीं तो नहीं होता था। हु बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। जैसे फ्रांस की एलिगरी मैरियने, वैसे ही जर्मनी की एलिगरी कौन था? तो इसका राइट आंसर है जर्मेनिया। जर्मेनिया भी एक फीमेल फिगर है जो आप लोगों के बुक में दिया है। ये ओक लीव अपने सर पे पहनती थी, स्वॉर्ड लिए हुए रहती हैं। एलिगरी के बारे में इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन थे, एक फ्रांस का एक जर्मन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर है ओटो वॉन बिस्मार्क। जर्मनी की यूनिफिकेशन में इनका बहुत ज्यादा योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी इन यूरोप। लिबरल नेशनलिस्ट का आइडिया के बारे में बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। वो लोग चाहते थे कि प्रत्येक को आजादी मिल पाए और लॉ सबके लिए इक्वल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द इमेज ऑफ जर्मेनिया। इसमें 4 ऑप्शन है, हीरोइज्म एंड जस्टिस, फोल्क एंड कल्चर ट्रेडिशन, ऑस्टेरिटी एंड एसिटिज्म, रिवेंज एंड वेंजियंस। तो इसका राइट आंसर है हीरोइज्म एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ यूनियन वाज पास्ड बिटवीन विच कंट्रीज एंड व्हाई। एक्ट ऑफ यूनियन किन देशों के बीच में पास हुआ था और क्यों? तो इसका आंसर है, इट वाज पास्ड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एक्ट ऑफ यूनियन के हेल्प से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़कर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नेपोलियन इन्वाइड इटली। तो इसका राइट आंसर है 1797। नेक्स्ट है, व्हेन कस्टम यूनियन और जोल्वेरिन वाज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज चेंजेस ड्यू टू दिस। जोल्वेरिन कब फॉर्म हुआ था और इससे क्या चेंजेस है?
तो जुलबेरिन 1834 में फॉर्म हुआ था। इसके हेल्प से दो स्टेट्स के बीच टैरिफ बैरियर जो लगता था ट्रेड के लिए वो बंद हो गया और जो टोटल 30 करेंसी थी उसको 2 करेंसी में बदल दिया गया। नेक्स्ट है हु होस्टेड द कांग्रेस एट वियना। वियना का कांग्रेस कौन होस्ट किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि ट्रीटी ऑफ वियना क्या होता है, वो भी इस वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। नेक्स्ट है विच कंट्री इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। शायद आप लोग में से बहुत को ये पता भी होगा कि ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्लेम दैट 2 जर्मन कल्चर वर टू बी डिस्कवर्ड अमंग पीपल एंड हाउ। तो इसका राइट आंसर है जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, जो एक जर्मन फिलोसोफर थे। इनका मानना था कि फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोएट्री और फोल्क डांस से जर्मन पीपल के बीच में एक यूनिटी बनेगी। नेक्स्ट है नेम द नेम गिवन टू द स्टेट जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which 2 underground societies was made by Giuseppe Mazzini। Giuseppe Mazzini ने जो 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज फॉर्म किए थे उनका क्या नाम है? तो उन्होंने यंग इटली मार्सिलीज में और यंग यूरोप बर्न में 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी फॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इंपीरियलिज्म। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा इट इज ए पॉलिसी और आइडियोलॉजी ऑफ एक्सटेंडिंग द रूल ओवर अदर कंट्रीज फॉर एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस। अगर शॉर्ट में कहें तो किसी एक कंट्री के किसी दूसरे कंट्री पर कब्जा करना को इंपीरियलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है हु वाज फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? तो इनके बारे में चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दिया है। फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 4 प्रिंट का एक सीरीज तैयार किया था जिसमें उन्होंने अपने ड्रीम को विजुअलाइज किया था, एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक वर्ल्ड को। इन्हीं 4 प्रिंट्स के सीरीज का एक प्रिंट आपके बुक के फर्स्ट पेज पे दिया है, जिससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर चेंजेस ड्यू टू सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। ये कई बार आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में आ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा इट अवे ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। जो बर्थ से ही लोगों को प्रिविलेज मिलता था उसको ये एबोलिश कर दिया। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबोलिश द फीडुअल सिस्टम, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मनोरियल ड्यूज, गिल्ट रिस्ट्रिक्शन वे रिमूव, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव। सिविल कोड ऑफ 1804 में बहुत सारे चेंजेस हुए। जो बर्थ से लोगों को प्रिविलेज मिलता था वो बैन हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, कई सारे करेंसी थी उसको सिंप्लीफाइड किया गया, कई सारे करेंसी को 1-2 करेंसी में चेंज किया गया, जो फीडुअल सिस्टम था उसको एबॉलिश किया गया, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था उसे रिमूव कर दिया गया और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। सिविल कोड ऑफ 1804 से लोग बहुत खुश थे, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिससे लोगों के मन में गुस्सा उठा। उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे, जो है व्हाई द इनिशियल एंथुसियाज्म ऑफ सिविल कोड टर्न टू हॉस्टिलिटी। सिविल कोड आने पर जो उत्साह था वो क्यों खत्म हो गया? बिकॉज इट इंक्रीज टैक्सेशन, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज, सेंसरशिप वाज इंक्रीज्ड। सिविल कोड आने के बाद टैक्स में वृद्धि हुई, लोगों को फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया जाता था और कोई भी चीज को पब्लिश करने में सेंसरशिप बहुत ज्यादा थी। पहले नेपोलियन उसे पास करता था तब वो पब्लिश होती थी, जिसके कारण लोगों के मन में गुस्सा उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मेन प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आता है कि ट्रीटी ऑफ वियना क्या है और इसमें क्या प्रोविजन लिए गए। तो इसका आंसर होगा बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। जो नेपोलियन के पहले बॉर्बन डायनेस्टी था, फ्रांस की सत्ता फिर उनके हाथ में दे दी गई। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज दैट इट हैज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने जितने भी टेरिटरी को अपने अंडर लिया था उसको फ्री कर दिया गया। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। फ्रांस के बाउंड्री पे कई सारे स्टेट को लगाया गया कि वो फ्रांस पे नजर रख सके कि फिर से फ्रांस में नेशनलिस्ट आइडिया ना फैले। Prussia was given new territories including Saxony on western border, Austria to control northern Italy, Russia to get Poland, while no change was done in German Confederation of 39 states। ये सब स्टेट्स हैं जो फ्रांस के चारों तरफ लगाए गए, जो जर्मन कन्फेडरेशन के 39 स्टेट हैं उनको छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेप टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज अमंग द फ्रेंच पीपल। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इस साल के भी सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर
आंसर होगा द आइडिया ऑफ ला पात्री एंड ला सिटिजन एम्फसाइज्ड द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी। जो ला पात्री फादरलैंड और ला सिटिजन सिटीजन का जो आइडिया था उसे फैलाया गया ताकि एक यूनाइटेड कम्युनिटी बन सके। न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। फ्रेंच के पुराने फ्लैग एक नए ट्राइकलर से रिप्लेस किया गया। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एन एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल में एक्टिव सिटीजन के द्वारा वोट दिलाकर नेशनल असेंबली फॉर्म हुई। न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड और टेक एंड मैट्रास कमेटेटेड। नए मंत्र लाए गए। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ विद इन इट्स टेरिटरी। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया और पूरे टेरिटरी में इक्वल लॉ को लगाया गया सभी सिटीजन के लिए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबॉलिश्ड। जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल करने के लिए जो कस्टम ड्यूटीज लगती थी, टैक्सेस लगती थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर एडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट वेर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच बिकम द कॉमन ऑफ द नेशन। जो अलग अलग बोलियां थी उनको छोड़कर फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में लिया गया। अब कई बार एग्जाम्स में जो आपके बुक में जो लास्ट सेक्शन में जो सिंबल्स दिए जाते हैं उसका मीनिंग पूछ लेता है। जैसे ब्रोकन चेन का मीनिंग क्या होता है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स का मीनिंग क्या होता है, तो उसको भी आप लोग देख लें। कई बार इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम्स में ये आ जाते हैं। जैसे ब्रोकन चेन का मीनिंग होता है बीइंग फ्रीड। ब्रेस्टप्लेट विथ ईगल जो जर्मेनिया पहनी रहती हैं उसका मीनिंग होता है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। क्राउन ऑफ ओक्स लीव्स जो जर्मनिया एलिगोरी के सर पे लिपटा हुआ रहता है उसका मीनिंग होता है हीरोइज्म। स्वॉर्ड का मीनिंग होता है रेडीनेस टू फाइट। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड। तो स्वॉर्ड के चारों ओलिव ब्रांच रहता है उसका मतलब होता है विलिंगनेस टू मेक पीस। जो ब्लैक, रेड और गोल्ड ट्राई कलर होता है वो लिबरल नेशनलिस्ट का फ्लैग है 1848 तक, जो फिर बाद में बैन कर दिया गया था। और जो जर्मनिया एलिगोरी के पीछे जो राइजिंग सन का फिगर ड्रॉ किया गया है उसका सिग्निफिकेंस होता है बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईरा। तो चैप्टर फर्स्ट के ये 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन हो गए। तो चलिए चैप्टर थर्ड के नेशनलिज्म इन इंडिया उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चैप्टर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को मालूम होगा जो कि है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म। खिलाफत कमेटी किस सिटी में फॉर्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर है बॉम्बे। नेक्स्ट है अवध किसान सभा वाज सेटअप बाय। जो अवध किसान सभा पीजेंट्स को इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्म हुआ था वो किसने सेटअप किया था, तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड बाय इंडियंस। जो सर जॉन साइमन के अंडर द टॉरी गवर्नमेंट थी वो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम बन रहा था उसका देखभाल करने के लिए आई थी, लेकिन इंडियंस ने इसका बाइकआउट किया। क्यों किया उसी का रीजन इस क्वेश्चन में बताना है। क्योंकि जो साइमन कमीशन की कमेटी थी उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, सब फॉरेनर ही थे, इसीलिए इंडियंस इसका बाइकआउट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फॉर्म्ड स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर है CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। जो 1930 में डिप्रेस्ड क्लास जो कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए बना था वो किसने फॉर्म किया था, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट साल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1930। तो इसका राइट आंसर होगा साबरमती। जो कि गांधी जी ने साबरमती से लेकर दांडी तक चलकर वहाँ पे समुद्र के पानी को उबाल कर नमक बनाया। वो ये दिखाना चाहते थे हम लोग कानून को तोड़कर नमक बनाया है, उसका कोई टैक्स नहीं दिया है। इसमें टोटल 78 लोग गए थे और इसकी दूरी 240 माइल्स थी। टोटल 24 डेज लग गए थे साल्ट मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक कमांड आफ्टर मार्शियल लॉ वाज इम्पोज्ड। जो जालियांवाला बाग में मार्शियल लॉ लगा था, मार्शियल लॉ मतलब जो ओपन फायर होता है, जो लोगों को गोली मारने का आदेश रहता है, उसका कमांड कौन लिया था, तो इसका राइट आंसर है जनरल डायर। इनके ही कमांड में मार्शियल लॉ लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द रीजन फॉर सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी एट चंपारण बिहार। जो चंपारण बिहार में सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था उसका क्या रीजन था, तो इसका राइट आंसर है अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम ऑफ इंडिगो। चंपारण में पीजेंट्स पहले इंडिगो की खेती करते थे और ब्रिटिश को एक्सपोर्ट करते थे। ब्रिटिश पीजेंट्स को फोर्स करते थे इंडिगो की खेती करने के बाद, लेकिन जब सिंथेटिक डाई का इन्वेंशन हुआ तो ब्रिटिश ने इंडिगो खरीदने से मना कर दिया और उन लोग को कंपेंसेशन बहुत कम मिला। तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने चंपारण बिहार में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या आइडिया है, तो इसका राइट आंसर है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ।
and need to search for truth. Next question है who started खिलाफत मूवमेंट? तो इसका राइट आंसर है मुस्लिम ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। उसके बाद है व्हाट इज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या होता है? अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। जो पीजेंट्स से उनको टी गार्डन को छोड़कर जाने का परमिशन नहीं था सेल्फ से, उसके लिए उनको ओनर का परमिशन लेना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पूना पैक्ट? द पूना पैक्ट साइंड इन सितंबर 1930 बिटवीन महात्मा गांधी एंड B.R. Ambedkar. This pact gave the depressed class or scheduled class रिजर्व सीट इन प्रोविजनल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव। पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था, जिसमें शेड्यूल्ड क्लास को रिजर्व सीट दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों बंद कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है एज द मूवमेंट टर्न वायलेंट किलिंग 22 पुलिसमैन इन चौरी चौरा गोरखपुर यूपी। गांधी जी चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नॉन वायलेंट हो, जिसमें कोई हिंसा ना हो, लेकिन जब ये मूवमेंट वायलेंट हुआ, चौरी चौरा में 22 पुलिसमैन को मार दिया गया, कि गांधी जी ने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए लोगों को पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि लोग वायलेंट पे उतर आ रहे हैं। इसीलिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकने की ठान ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द स्लोगन विथ विच साइमन कमीशन ग्रीटेड? तो इसका आंसर होगा गो बैक साइमन, जो कि साइमन कमीशन को इंडिया से भगाने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोविजन ऑफ रोलर एक्ट? रोलर एक्ट का क्या प्रोविजन था? तो इसका आंसर है इट गेव गवर्नमेंट द पावर टू रिप्रेस एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी और डेमोन्स्ट्रेशन। अंडर दिस द ब्रिटिश कुड अरेस्ट एनीवन विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। रोलर एक्ट की हेल्प से अगर कोई किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी को कर रहा है तो उसे अरेस्ट करने का प्रावधान था बिना किसी सबूत के, और 2 साल तक उसे कोर्ट में भी नहीं ले जाया जाता था, जिसके अगेंस्ट में लोगों ने रैलीज की, बहुत सारी स्ट्राइक की और अपने दुकानें भी बंद रखी, और वो चाहते थे कि रोलर एक्ट हट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 3 मेन सत्याग्रह मूवमेंट बाय गांधी जी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आते हैं। जो गांधी जी ने 3 सत्याग्रह मूवमेंट किया था वो कौन से हैं? तो सबसे पहले उन्होंने 1960 में चंपारण बिहार में किसानों को इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में सत्याग्रह मूवमेंट किया था, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिससे पीजेंट्स को कुछ कंपेंसेशन मिल सके। नेक्स्ट है 1917 में जब क्रॉप फेलियर हुआ था तब भी किसानों से टैक्स लिया जाता था, तो 1917 में गुजरात में गांधी जी ने उसके अगेंस्ट में सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स लेने से मना करना पड़ा। नेक्स्ट है 1918 में जो अहमदाबाद के कॉटन मिल्स वर्कर्स थे उनको लो वेज मिलता था, जिससे गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट के बाद उनके वेजेज में कुछ इंक्रीजमेंट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया? जो आपके चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ। तो इसका आंसर है इट लेड ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर टू बैलेंस दिस कस्टम यूनियन वे रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो जब वॉर हो रहा था उसमें जो खर्चा हो रहा था उसको मेंटेन करने के लिए इंडिया में टैक्स को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1913 से 1918 के बीच तो प्राइजेस थी लगभग डबल हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है 1913 से 19 और 1920 से 21 के बीच इंडिया के कई पार्ट में क्रॉप फेल हुआ, जिसके कारण भोजन की बहुत कमी हुई, जिससे लोग भूख के मारे मरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग? एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ दिस फ्लैग। जो आपके चैप्टर का लास्ट सेक्शन है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, उसमें से एक क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो स्वराज फ्लैग को महात्मा गांधी के अंडर डिजाइन किया गया 1921 में। इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर है ये एक ट्राइकलर फ्लैग था जो रेड, व्हाइट और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में था। इसके बीच में एक स्पिनिंग व्हील था जो कि सेल्फ हेल्प की आइडिया को डिनोट करता था। इसका इमेज स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यही 1921 का स्वराज फ्लैग था। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम जो बंगाल में फ्लैग डिजाइन किया गया था उसका क्या फीचर है? तो इसका आंसर है इट वाज ए ट्राइकलर ऑफ ग्रीन, येलो एंड रेड कलर। जो स्वराज फ्लैग था वो रेड, व्हाइट और ग्रीन कलर का था, और जो स्वदेशी फ्लैग है इसके टॉप पे 8 लोटस थे जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में 8 प्रोविंसेस को डिनोट करता था, और इसके बॉटम पे एक क्रिसेंट मून और एक सन का सिंबल था जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स को डिनोट करता था। तो ये थे इन दोनों चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।